Chapter 3, motion in a straight line. What is motion? किसे कहते हैं मोशन, नंदिनी? मोशन हाँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पीड के साथ यूनिफॉर्म तुम बताओ। हाँ, टाइम मैं मोशन में हूँ, आई एम। हाउ? तुम्हारे रिस्पेक्ट में नहीं हूँ। देखो, जब भी कभी मोशन पूछा जाए ना, तो उससे रिवर्स क्वेश्चन पूछना चाहिए। लव, रिवर्स क्वेश्चन ये रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपस में हम लोग जैसे बैठे, तुम लोग सीट पे बैठे हो, तुम नहीं मूव कर रहे हो, मेरे रिस्पेक्ट में यू ऑल आर इन स्टेशनरी पोजीशन, तुम मोशन में नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई मार्स पे बैठा आदमी देख रहा होगा, तो उसको अर्थ तो मोशन में लगेगा ना, घूमते हुए, तो हम भी लगेंगे। मतलब हम मार्स वाले, और मार्स के रिस्पेक्ट में वी आर इन मोशन, बट हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वी आर इन स्टेशनरी पोजीशन। तो मोशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अब मार्स का एग्जांपल छोड़ के एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कार का। मान लो गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं और बाहर से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि वो अभी ये गाड़ी यहाँ पर है, कुछ देर बाद के गाड़ी यहाँ पहुँच गई। मेरे रिस्पेक्ट में तो ये गाड़ी मोशन में है, ये दोनों लोग मोशन में है। बट अगर ये वाला आदमी इससे पूछे कि भाई क्या मैं मोशन में हूँ, तो वो कहेगा नहीं, तुम मोशन में नहीं हो, तुम 5 मिनट पहले भी मेरे साथ बैठे थे, 5 मिनट बाद भी तुम मेरे साथ ही बैठे रहोगे। मीन्स यू आर नॉट इन मोशन, यू आर इन स्टेशनरी पोजिशन। तो वही केस समझ लो कि ये गाड़ी अर्थ है, और यहाँ जो मैं बैठ के देख रहा हूँ ये मार्स है, और इस अर्थ में बैठे हैं हम लोग अभी, जो बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे पा रहे हैं, बट वी आर इन मूविंग पोजिशन। बात समझ आ रही है इतनी? तो मोशन हमेशा रिवर्स क्वेश्चन के साथ आता है कि किसके रिस्पेक्ट में। सो राइट डाउन, मोशन of a body, motion of a body is obtained when it changes its position with respect to time. It changes its position with respect to time. कहाँ तक आ रहा हूँ मैं इसमें? खाली गर्दन आ रहा है कि इतना भी आ रहा है? इतना आ रहा है ना, यहाँ तक? ठीक है, तब तो ठीक है। टीचर का चेहरा दिखना ज़रूरी होता है। सो मोशन लिख दिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डन। देखो, अभी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि कोई मोशन में है या नहीं, पैरामीटर्स के थ्रू। सो द पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग द मोशन, ये पैरामीटर्स हैं। इसमें पहले नंबर पे तो आ गया डिस्टेंस, फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आ जाएगा स्पीड, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। जैसे ही हम ये पांचों ख़त्म करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस यही 5 चीज़ें पढ़नी है, इसी 5 चीज़ों की डेरिवेशन करनी है, इसी पे घूमता फिरता है ये चैप्टर, ठीक है। और बात स्ट्रेट लाइन की हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इस चैप्टर में सीधी लाइन में चलेगा, ओनली एक एक्सिस में चलेगा, आइदर एक्स और आइदर वाई और आइदर जेड, ठीक है। किसी और 2 डायरेक्शन में नहीं चलेगा। हम लोग अभी 2 डायमेंशन पे चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसी फर्श पे तो चलते हो ना, ये फर्श तो 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलता रहा हूँ, मैं कहीं मूव नहीं करूँ, तो इट इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशन। इस चैप्टर में 1D रहेगा पूरा। डन। नोट दिस पैरामीटर एंड हेडिंग डालना डिस्टेंस। काइनेमेटिक्स, हाँ उसी में आता है सारा। काइनेमेटिक्स मतलब होता है, काइनेटिक्स मतलब क्या है? मोशन। तो मोशन के टोटल 2 चैप्टर है, 3rd and 4th, दोनों को मिला के काइनेमेटिक्स बोलते हैं। रेफरेंस बुक में काइनेमेटिक्स ही मिलेगा तुम्हें, 3 और 4 को मिला के लिखा रहता है। हेडिंग डाल दो डिस्टेंस। क्या ज़रूरत है? वैसे बता दूंगा एक बार, कभी न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है, राउंड करना, राउंड ऑफ करना, मैं बता दूंगा। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कर रहे हो ना अभी, तो वहाँ करा दूंगा। केमिस्ट्री में भी वही टॉपिक है, सेम टॉपिक है दोनों में।
वहीं याद दिलाना, ठीक है। डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल, राइट डाउन, इट इज़ द एक्चुअल path length, it is the actual path length traveled by, it is the actual path length traveled by an object during its motion, तो अपने मोशन के दौरान अगर कोई बॉडी जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जितना भी पाथ वो चलता है, वही उसका डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ जो सच में वो चला है, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चलो अगला लिखो, डिस्प्लेसमेंट, 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 it is the shortest distance between initial and final position of object. It is vector quantity. It is a vector quantity. हो गया। चलिए अभी इसको समझते, वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया ना। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे कि कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए मैं 3 केसेस कंसीडर करूँगा, 3 अलग अलग केस से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो केस नंबर 1 ये है कि मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट अपने स्कूल जाता था डायरेक्ट, कहीं बिना दोस्तों के यहाँ गए, तो ये डिस्टेंस टोटल 3 किलोमीटर का रास्ता था। इन दिस केस द डिस्टेंस इज, मैं एक्चुअल पाथ कितना चला हूँ, 3 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट, मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, तो मेरा घर, और फाइनल पोजीशन क्या था, स्कूल। इनके बीच का गैप कितना है, शॉर्टेस्ट 3 अगेन, तो मतलब 3 किलोमीटर ही। मतलब इस केस में मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट के है, राइट। मतलब अगर कोई बॉडी 1 डायमेंशन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। मान लो कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, अब स्कूल डायरेक्ट ना जा करके मैं पहले अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, ठीक है, राम से यहाँ। राम का घर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है और राम के घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। अब हम इसके बाद राम और मैं दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, जो कि स्कूल पहले मेरे घर से कितना था, बट अब मेरा एक्चुअल पाथ तो ये ऊपर वाला है। बताइए मेरा डिस्टेंस कितना होगा। सो डिस्टेंस मैं बोलूँगा दोनों का सम, जो एक्चुअल पाथ में चला हूँ, 2 + 4 दैट इज़ 6 किलोमीटर। नाउ वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हाट इज़ द इनिशियल पोजीशन, मेरा घर, फाइनल पोजीशन हमारा स्कूल, तो इनिशियल फाइनल के बीच में तो पाथ तो यही है ना, छोटा 3 किलोमीटर। मतलब इस केस में आप देखो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, सही है। ये दूसरा केस का कंक्लूजन आया। अब तीसरा केस देखते हैं, केस नंबर 3। इस केस में मान लो कि मैं अपने घर से राम के घर और राम के घर से स्कूल और स्कूल से वापस अपने घर आ गया। मतलब मेरा पाथ पूरा एक सर्कुलर है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। टेल मी अबाउट डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। 2 + 4 + 3 9 किलोमीटर में चला। एक्चुअल डिस्टेंस जो मैं सच में चला 9 किलोमीटर का था। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज़ द इनिशियल पोजीशन, मेरा घर, फाइनल पोजीशन मेरा घर, द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 किलोमीटर। विद ऑब्जर्वेशन ये कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन में निकालता हूँ यहाँ से एक कंक्लूजन देखता हूँ कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है या तो ये 0 से बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ देखो 0 से बड़ा है, 3 वैल्यू है, या तो ये 0 होता है इक्वल टू,
दूसरा, या तो ये डिस्टेंस से छोटा होता है, मतलब डिस्टेंस इससे बड़ा होता है, लाइक इन दिस केस, या तो दोनों इक्वल होते हैं। तो दिस इज द कंक्लूजन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया कंक्लूजन में। बात समझ में आ गया? ये एक्सप्रेशन एक बार बच्चा जेई मेन में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं ये निकलवा रहा हूँ तीनों कंक्लूजन करके। उसमें 4 ऑप्शन थे कि विच वन इज़ करेक्ट। एस लिख दिया था और यहाँ एक्स लिख दिया था, यहाँ 0 लिखा था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो कितनी बारीकी से था, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन। ऑप्शन की सीरीज़ मेरी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऑप्शन यही थे। तो ऑप्शन नंबर विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ करेक्ट। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स फॉर डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन निकलवाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन, रिलेशन याद रखना। अब लिखना स्पीड। Speed, it is the ratio of distance to the time taken by the object during motion. So it is the ratio of distance to the time taken by object during motion. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ठीक है। सो फॉर्मूला इसका निकल के आता है कि स्पीड बराबर, तुमने 10th में भी इसका इस्तेमाल बहुत किया है मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी क्वेश्चन थे, बोट एंड रो वाले, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे। तो उसमें स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। पैसेंजर ट्रेन के काफ़ी क्वेश्चन थे, नहीं उसमें सब में यही लगाते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टॉपिक यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट इसकी देखेंगे तो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, तो मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट। इट इज़ डिराइव्ड और फंडामेंटल। इट इज़ डिराइव्ड यूनिट, बताया था ना। फंडामेंटल तो सिर्फ 7 होती है, उस फंडामेंटल से उठा के बनाए ये मीटर पर सेकंड, यानी इट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट्स। नोट कीजिए और फिर वेलोसिटी लिखेंगे। या रुक जाओ, अभी पहले खाली यही लिखेंगे, उसके बाद समझाते हैं कुछ। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, पता करके दे बताओ। एक कार है, ये दिल्ली से यूपी जाना चाह रहा है, ठीक है, और चला भी गया। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 4 घंटे में ट्रैवल कर लिया। मुझे इसकी स्पीड बता दो कितनी है। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 4 घंटे में ट्रैवल कर लिया, इसकी स्पीड बता दो कितना है। 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ सही बता रही है, डिवाइड ही तो करना है भाई। देखो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन में टाइम 4। कैलकुलेशन सही है ना, यानी कितना होना चाहिए इसका स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि कार जो है जब चला था तब भी 100 चला था, गाड़ी जब टर्न किया 100 पे किया है, रेड लाइट पे भी 100, कोई आगे आया तब भी 100, ब्रेकर पे भी 100। इज इट पॉसिबल कि 100 से वो 99 भी नहीं होने देगा? नो, मीन्स दिस स्पीड is not actual speed, this is called average speed.
हम जब भी कभी स्पीड निकालते हैं क्वेश्चन में, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। वो एवरेज होती है, कभी एग्जैक्टली नहीं होता है। वो गाड़ी कभी जीरो भी हुई होगी, कभी रेड लाइट पे रुका होगा जीरो पे, कभी ब्रेकर आया होगा तो स्पीड 10 या 15 भी 20 भी किया होगा, कोई आदमी सामने आ गया तो 40 की स्पीड भी रही होगी, धीरे टेक ओवर करते टाइम ज़्यादा, और हाईवे पे तो 150 भी रही होगी। नॉट एग्जैक्टली 100 ऑलवेज ट्रू, इट इज़ एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब कोई भी स्पीड एग्जैक्ट नहीं होती, वो सारी एवरेज स्पीड होती है। ठीक, जब भी आप स्पीड निकाल रहे होते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड, नो डाउट। एवरेज स्पीड इक्वल टू दिस वन। एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला लिख दो, 100 आ गया इसका वैल्यू। यहाँ 100 तक ये दिख नहीं रहा है शायद वीडियो में, इससे ऊपर तक दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो शर्त किस चीज़ की थी? शर्त ये थी कि इसने मुझे बोला कि ट्यूशन पे हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं, और शर्त क्या लगा था? शर्त पे क्या था? अगर दाव मैं- किस चीज़ का था? अगर मैं हारी तो ये जो मैं बोलूँगी वो करेगा। अच्छा। अगर ये जीता तो ये जो बोलेगा वो मैं करूँगा। अब तुम जो बोलोगे अब ये करेगा। ठीक है, अब क्या बोलने वाली इसको? स्कूल का काम करवाऊंगी। और चल रहा है ना, अब करना पड़ेगा। ये भी ठीक है, स्कूल का काम करेगा। हो गया बच्चों? लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी it is the ratio of displacement to the time taken by object during its motion. It is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिख दिया इतना? अब देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला ये है वेलोसिटी का कि इट इज़ इक्वल टू, क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर और नीचे क्या जाएगा? टाइम टेकन। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये होता है वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर होती है और टाइम की सेकंड, यानी इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। एंड अगेन दिस इज नॉट वेलोसिटी एग्जैक्टली, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। जिसका आंसर आएगा वो भी एवरेज वेलोसिटी ही होगा। वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक के पास डायरेक्शन है, एक के पास नहीं है। ये वेक्टर है, जबकि स्पीड स्केलर था। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मतलब उसके पास सिर्फ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई वजन पूछता है, मैं बोल दूँगा लाइक 75 kg, अगर मैं अपना वजन बताता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि वो पूछेगा भाई कौन सी डायरेक्शन में 75 है, आप नॉर्थ में कि साउथ में। अब ऐसा तो नहीं है, उत्तर दिशा में 75 है, इधर हो गए तो 80 हो गए, फिर तो हम हमेशा इधर ही करना पसंद करेंगे वेट। तो वेट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट वहीं पर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसका पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब ऐसे बोलेगा 100 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मीन्स वो वेलोसिटी बोल रहा है। और अगर सिर्फ लिखा है 100 किलोमीटर पर आवर, समझ जाओ स्पीड लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? सो वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। नोट डाउन। अब लिखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये मिटा दूं? दिया? लिख चुके हो सारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके आगे बस इंस्टेंटेनियस जोड़ दो। इंस्टेंटेनियस
आएगा भी नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसका बोलेंगे इट इज़ द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब पहले उतार लो फिर समझाता हूँ क्या है ये चीज़। मान लो कि तुम अपनी गाड़ी लेके निकले हो, कार लेके निकले हो चलाने, और उस कार की स्पीड इस वक्त है 100 किलोमीटर पर आवर पे। तुम्हारा दोस्त कॉल करता है और पूछता है अपनी गाड़ी की स्पीड बताओ, तो ऐसा नहीं करना है कि फ़ोन उठाए, कान पे लगाए, फिर देखे अच्छा स्पीड है 100 100 भाई इतने में चेंज हो जाएगा स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर उसने 12 बजे पूछा है तुमसे, मान लीजिए उसने टाइम 12 बजे तुमसे पूछा कि बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो उसको 12:01 पे जवाब नहीं देना है, उसी टाइम देना है। 1 सेकंड का भी डिले नहीं होना चाहिए, एट दैट इंस्टेंट तुम्हें बताना है। मीन्स तुम इतना ले सकते हो 12.0001 सेकंड ले लो भाई, इतना सेकंड में तो कोई नहीं बता पाएगा, हम तो नहीं पॉसिबल है। मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी इंसान के बस की तो नहीं है मुझसे, इसलिए डिवाइसेस बताते हैं। जो तुम्हें उस वक्त आपके मीटर पे दिख रहा होता है ना स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। गाड़ी जो स्पीड दिखा रहा होता है कि उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर दिखाता है आपका, दिखाता है ना बढ़ता हुआ 40 हो गया 60 हो गया ऐसे बढ़ता रहेगा, दैट इज़ व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो उसी इंस्टेंट की बता रहा है आपको, ठीक। लेकिन आप जब फ़ोन पे बता रहे होंगे तो डिले कर जाएंगे, टाइम का दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं। तो जब तुम बता रहे हो 12 बजे पूछा और इतने सेकंड पे बता रहे हो, भाई इतने टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस तो जरूर चली है तुम्हारी गाड़ी, तो स्मॉल डिस्टेंस को मैं डी लगा देता हूँ आगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा जो चले हो, और थोड़ा सा टाइम तुमने लिया, बहुत कम लिया है हालांकि, फिर भी dt तो लिया ही है। उस dt को कितना लिमिट करना है तुम्हें? लगभग 0 सेकंड में बताना है तुमको, 0 ही सेकंड है। अगर मुझे कोई बोलेगा भाई तुम्हारे पास इतना सेकंड है, मैं बोलूँगा तो 0 ही है यार, नहीं। तो ये है लिमिट कर दिया है टाइम को, dt को कहाँ तक? 0 तक। So limit dt tends to 0 ds by dt. This is the formula for instantaneous velocity. I repeat कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है तो उसका मतलब है आपको उसी टाइम पे बताना है। उस टाइम का मतलब ये है कि आपको 1 सेकंड भी डिले नहीं करना है। आपका dt टेंस टू 0 है, मतलब लगभग 0 सेकंड में आपको रिप्लाई कर देना है। और क्या होगा? ds बाई dt, मतलब इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आप सिखाऊंगा क्या होता है, उतारो इसको। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नंदिनी समझ आ रहा है? हाँ। अगला टर्म डालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं मिटा दूं? रिया उतारो उतारो। लिखो एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. It is a vector quantity. मतलब इसके पास भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इट्स है तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी टर्म वेक्टर है। अच्छा देखो फॉर्मूला निकालते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखते हैं। ऊपर क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के साथ, नीचे टाइम आएगा dt, चेंज ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज है ना, चेंज इन टाइम dt होता है, स्मॉल चेंज। और किसका? तो वेलोसिटी का चेंज, तो ऊपर आ जाएगा dv। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। dv होता है मीटर पर सेकेंड में, और नीचे भी सेकेंड है, तो ये ऐसा यूनिट क्या देगा आपको? ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो डाउट।
तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब हमें ये स्टार्ट करना है। डिफरेंशिएशन, मिटा दूँ? देखो अब ये नया टर्म है डिफरेंशिएशन। असल में डिफरेंशिएशन की खोज इसलिए हुई कि हमें ना फिज़िक्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बड़ी कैलकुलेशन को करना संभव है, बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको छोटा कर दिया जाए तो ज़्यादा आसान है। तो छोटा करने के लिए बड़ी चीज़ को छोटा करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा रॉड है, आप उसको जितना छोटा टुकड़ा काट सकते हो काट लो। अगर ये पूरी लेंथ L लेंथ है तो इस छोटे टुकड़े को बोलेंगे DL। यही है डिफरेंशिएशन, कट इनटू स्मॉलर पीस, स्मॉलेस्ट पीस। इसको लिखते ऐसे हैं, d/dt लिखा होगा तो इसको पढ़ोगे कैसे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर d/dx लिखा है क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। d/dy को क्या पढ़ोगे? विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अंडरस्टैंड? तो ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है dx²/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे जो लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब रूल क्या कहता है सुनो ध्यान से, जो भी पावर आप देख रहे हो उस पावर को आगे लिख लो और जो पहले था उसमें से एक माइनस कर दो। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या करना है? पावर को आगे उतार लेना है, हाँ कोई नहीं, पावर को आगे उतार लेना है और पावर में क्या करना है? एक माइनस कर देना है। सो आंसर विल बी 2x। आ गया डिफरेंशिएशन। किसी का स्क्वायर करने से अच्छा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इजी हो जाएगा। नहीं, चलो एक और देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x³। बताओ क्या लिखूँ? पावर 3 आगे और पावर में एक माइनस। आ गया डिफरेंशिएशन, है ना आसान? उतारिए फटाफट, ये करना सीखेंगे अभी और डिटेल में। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है फिर तो। वो इसलिए करा दिया था क्योंकि तुमने 3rd नहीं किया था और 4th चैप्टर में भी यूज़ था इसका, इसलिए मैंने बीच में तुम्हें बता दिया था। हालांकि ये चैप्टर 3 का पार्ट है। हाँ खड़े खड़े थक गए। आज हमारी क्लास 8 बजे से ही चल रही है, मॉर्निंग 8 o'clock से। शाम को सारी सुबह ही निपटा दी। शाम का भी खत्म होगा। सोएंगे, पतंग बाद में देखेंगे, पहले सोएंगे थोड़ा सा, फिर बाद में देखते हैं पतंग उड़ाते हैं। वैसे आजकल पतंगों से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे तारों पे लटक जाता है, गला कट जा रहा है लोगों को। यहाँ से फिंगर करके लटक गई थी। अरे बाप रे, उसके आईज पे यहाँ पे कैसे हुआ ये? वो आ रहा था कि न्यूज़ कवर करके आया था, रिपोर्टर है तो न्यूज़ कवर स्कूटी से? बाइक से आ रहा था। अच्छा। बुलेट तो चलती भी तेज है। हाँ। वो तो भगा ली उसने और वो अचानक से आया, मुंह पे ही आया, तो मुंह से हटाने के चक्कर में वो हाथ से हटाने की कोशिश की, वो उससे भी कट गया और हाथ भी कट गया। उसको बाद में पता चला, पूरा मतलब मुंह इतना बह गया उसका। और वही देखो ये कितना ज़्यादा, ये तो बहुत भयानक काम हो रहा है इस बार। ऐसा पहले नहीं सुनता था न्यूज़, ये इसी साल सुन रहा हूँ। ये पहले नहीं हो रहा था ऐसा ना। हाँ क्या यूज़ कर रहे हैं मांझे में? प्लास्टिक है, कांच तो हमेशा से यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता था। मांझे तो हाथ से कट जाया करते थे, ऐसा आजकल नहीं है। अरे अब तो हाथ कट जाता है। बड़ा आसान सा पतला सा धागा आता था उड़ाने वाला, एक वाइट रंग का आता है, एक लाल रंग का आता है। लाल वाला भी टूट जाता है, वाइट तो बहुत आसानी से टूट जाता है। हाँ वो बड़ी आसानी से टूट जाता है, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है दूसरे, लेकिन टूट जाता है। आजकल टूट नहीं रहा है, ये लोग चीज़ों को ना और वो बनाने के चक्कर में है। हेलमेट का जो कांच होता है ना कि वो नहीं लगाया हुआ होता, वो लगाया हुआ वैसे ना हमारे टाइम में जब मेरा बचपन था तब इतने आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखती थी। आज देख लो कुछ नहीं है। पहले जब छोटे थे ना हम तो दिखता आसमान में भरा रहता था पतंगे,
एकदम आती ही रहती थी, हर 2 से 2 मिनट पे एक एक पतंग उड़ कट के जाती थी छत पे से, तो हम छत पे पकड़ते थे ऐसे, अच्छा लगता था। आजकल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आसमान साफ़ है, बस 2-4 लोग, मतलब 5-7 लोग उड़ा रहे हैं बस। इसे कोई पतंग कहते हैं? ये तो नॉर्मल भी उड़ जाता है। नहीं, हमारे वहाँ अशोक विहार में उड़ती हुई पर वहाँ पर डेथ हो गई, तो फिर अब एक जने की डेथ तो फिर कोई नहीं उड़ा था बड़े। अच्छा, हाँ, चलिए आगे बढ़ें, डिफरेंशिएशन करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, सॉल्व करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है। रूल यही लगाना है, पावर को आगे उतारना है और पावर में से एक घटा देना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर 3/2 करके बताना। रूल वही लगाओ, पावर को आगे उतारो, पावर में एक घटाओ, वही रूल लगेगा। ट्राई कर लिया हो तो मैं बताऊं। चलो देखते हैं। पावर 3/2 को आगे उतार लेते हैं और पावर में से 3/2 में से एक को माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। ये आया है आपका आंसर? सो सही है, वेरी गुड। आ गया डिफरेंशिएशन। मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे डिफरेंशिएशन और भी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, जब सब लोग होंगे तो सबके साथ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो इस